नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को कोरोना के 9,197 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना के 34 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.3% हो गई है। शनिवार को कोरोना के 11,486 नए मामले सामने आए थे, जबकि 45 मरीजों ने जान गंवाई थी। बता दें कि 5 जून को बाद शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 5 जून को 48 मरीजों की मौतें हुई थी और शनिवार को राजधानी में संक्रमण दर 16.36% था। वहीं एक्टिव केस 58,593 थी। वहीं शुक्रवार को मुकाबले दिल्ली में 22 जनवरी को अधिक केस दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए केस आए थे, जबकि 38 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.33 लाख नए केस भी सामने आए हैं। यह लगातार चौथा दिन है कि देश में 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। हालांकि शनिवार की तुलना में 4,000 केस कम आए हैं। शनिवार को 3.37 लाख केस मिले थे। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 525 लोगों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, वर्तमान हालात का अगर जिक्र करें तो क्या है दिल्ली के? लगातार जो कोरोना की स्थिति है पूरे देश के अंदर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर कुछ हालात जो है वो कहीं ना कहीं सामान्य जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 9,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं, यानी कि 10,000 से नीचे के आंकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसी परिस्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार और ज्यादा निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बाजारों के अंदर ऑड इवन लागू किया गया है, यहाँ तक कि वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, यहाँ तक कि नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू भी जारी है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की और जिस तरीके से मोर्चा संभाला था, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि दिल्ली के अंदर हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। मगर जिस तरीके से अब आंकड़े घट रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को और दिल्ली सरकार को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। मगर इससे व्यापारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। जी, कुछ पाबंदियां गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। राजीव, उन पाबंदियों को लेकर के अब सरकार क्या कदम उठाने वाली है? क्या पाबंदियों में ढील देने वाली है या पाबंदियां ऐसी ही लागू रहेंगी लगातार? देखिए बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा और पाबंदियों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले ही रेस्टोरेंटों को बंद कर दिया था। यहाँ तक कि 50% गैदरिंग के साथ शादी समारोह के अंदर, यानी कि 100 लोगों को ही अनुमति दी गई थी शादी समारोह में। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं रेस्टोरेंटों में अंदर खाना खाने की अनुमति नहीं दी गई, यहाँ तक कि बारों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने मार्केटों के अंदर ऑड इवन लागू किया। अगर इन शक्तियों से कहीं ना कहीं कोरोना के जो आंकड़े हैं वो जरूर घटते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक कि जो मरने वाले की संख्या है पिछले 24 घंटे के अंदर वो भी कहीं ना कहीं 34 नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर की जा रही है। अगर इसी को लेकर दिल्ली सरकार और आने वाले दिनों के अंदर सख्ती करती हुई नजर आएगी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आंकड़ों को घटाने की कोशिश की जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से देश के अंदर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जरूर मुश्किल बनी हुई है और लगातार और राज्यों के अंदर भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर मरने वाले की संख्या जब बात करें तो वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो अब कहीं ना कहीं इतनी डरावनी नहीं है जितनी नजर आ रही थी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार आने वाले दिनों के अंदर कुछ और सख्तियां भी की जा सकती हैं। जी, राजीव, लेकिन शक्तियां बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार शक्तियां और बढ़ा सकती है। ऐसे में व्यापारी वर्ग का भी आपने जिक्र किया, तो व्यापारी वर्ग तो काफ़ी खासा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि उनकी दुकानें, उनके प्रतिष्ठान खुल नहीं पा रहे हैं। और प्रतिष्ठान जब खुल नहीं पा रहे हैं तो जाहिर तौर पर है उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक बजट है उनका, वो बिगड़ रहा है। इसको लेकर के भी उनमें रोष देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने की, तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल निरंतर कोशिश की और यहाँ तक कि लगातार जो कोशिशें की, चाहे वो ऑड इवन के द्वारा हो मार्केटों के अंदर, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के द्वारा हो या फिर चाहे वीकेंड कर्फ्यू के द्वारा हो, उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आंकड़े भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें बाजारों के अंदर जिस तरीके से ऑड इवन लागू किया गया, उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है
वो परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। और व्यापारी वर्ग जो है लगातार दिल्ली सरकार से गुहार लगाता नजर आ रहा था, लगातार प्रदर्शन भी किए, यहाँ तक कि तालियां भी बजाई कि दिल्ली सरकार जो है व्यापारियों के लिए कुछ राहत वाली सांस लेके आए। मगर दिल्ली सरकार ने एक कहते हैं ऑडिबल कहते हैं एक फाइल बनाई जिसको एलजी के पास भेजा गया। एलजी ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि बाजारों के अंदर से ऑडिबल को हटाने के लिए और वीकेंड कर्फ्यू को हटाने के लिए जो अपील की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। मगर व्यापारी वर्ग जो है अभी भी परेशान है और आज भी, यानी कि आज सोमवार है और आज भी दिल्ली के सदर बाजार के जो व्यापारी हैं वो राज्यपाल के पास जाएंगे और एक फिर दोबारा से अपनी एप्लीकेशन दी जाएगी जिसके अंदर कहा जाएगा कि व्यापारी वर्ग जो है वो परेशान है, उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल हो चुकी है। यहाँ तक कि जो उनके पास मजदूर वर्ग जो काम करता है उनको कहीं ना कहीं सैलरी देने में दिक्कत हो रही है। और इसी को लेकर आज उपराज्यपाल से लगभग 12 बजे के करीब मुलाकात होगी और उसके अंदर प्रस्ताव दोबारा से रखा जाएगा कि दिल्ली के अंदर ऑडिबल जो मार्केटों के अंदर लागू किया गया है उसको हटाया जाए, ताकि व्यापारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी घरों की जो अर्थव्यवस्था है या फिर मजदूरों की जो सबसे हालात जो बिगड़े हुए हैं उसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए कोशिश की जाए। मगर देखना होगा आज क्या राज्यपाल इस फाइल को पास करेंगे या फिर खारिज कर देंगे, जैसे पहले खारिज किया गया था। जी बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना का लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे लेकर के अब सरकार कहीं ना कहीं चिंतित नज़र आ रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कड़े कानून कड़े नियम बना सकती है सरकार। लेकिन वहीं अगर व्यापारी वर्ग का जिक्र करते हैं, व्यापारी वर्ग खासा तौर पर नाराज़ नज़र आ रहा है। व्यापारी वर्ग का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ऑड इवेंट के जरिए उनके प्रतिष्ठान खुलते हैं उससे सप्ताह में उनको बेहद कम ही दिन 2 से 3 दिन दुकान खोलने का मौका मिलता है और ऐसे में उनके जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक बजट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता नज़र आ रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग में नाराज़गी नज़र आ रही है। और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अलग अलग इन्फोर्समेंट टीमों की तरफ से राज्य में 22 जनवरी 2022 तक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में 74.90 करोड़ रुपए कीमत की वस्तुएं जब्त की गई हैं। इस संबंध में विवरण देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि निगरानी टीमों ने 3.62 करोड़ रुपए की 11.38 लाख लीटर शराब जब्त की है और इसी तरह इन्फोर्समेंट विंगों की तरफ से 56.17 करोड़ रुपए की नशीली पदार्थ बरामद करने के अलावा 14.05 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1140 अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है और इसके अलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 2555 व्यक्तियों के शिनाख्त भी की गई है, जिनमें से 1426 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, जबकि बाकियों की भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नजरिए से सीआरपीसी एक्ट की रोकथाम संबंधी धाराओं के अंतर्गत 287 व्यक्तियों को काबू किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अगर जिक्र करें पंजाब का, तो पंजाब में आचार संहिता लागू है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में जिस तरीके से अवैध शराब बरामद की गई है और कुछ अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं, बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। ऐसे में जिस तरीके से ये राजनेताओं का ही कहेंगे कि राजनेताओं के जरिए ही कहीं ना कहीं काली या अकूत संपत्ति का सहारा लेकर के सत्ता पे काबिज होने की ये जो कोशिश की जा रही है लगातार, इलेक्शन कमीशन आने वाले समय में और भी कितना कामयाब हो पाएगा? ये देखिए, इलेक्शन कमीशन शुरू से ही ये बोलता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ना ही मनी पावर, ना ही मसल पावर और ना ही किसी भी तरह के नशीली पदार्थों का इस्तेमाल करके इलेक्शन में कोई भी जीत हासिल कर सके। इसके लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लीजिए कि 9000 के करीब तो सिर्फ पंजाब में नाके लगे हैं, जो अगर हम कहें एंट्री पॉइंट्स पर हैं, जो अलग अलग एरियाज में विद इन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे नाके लगे गए हैं। अगर एग्जैक्ट फिगर हो तो 9077 नाके लगाए गए हैं, जिसमें चेक किया जाता है कोई भी चीज बाहर से ना आए, चाहे कैश हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे किसी भी तरह की, अगर हम कहें शराब की बात कर ले। और इसका सीधा सीधा असर आंकड़ों में देखने मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 11.38 लाख लीटर्स, एक लगभग अगर हम कहें कि 11 लाख लीटर दारू पकड़ी गई है, जिसकी कीमत
3.6 करोड़ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दारू कितनी ज्यादा चलती है अगर ये सीज नहीं होती। ये वो अमाउंट है जो सीज कर ली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नशीले पदार्थ, लगभग 56 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अगर हम कहें ना ही कैश की बात कर ले, ना ही दारू की बात कर ले, इस बार जो सबसे ज्यादा जोर दिखता हुआ नजर आ रहा है उसी तरफ से ड्रग्स पे नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए 74 करोड़ में से सबसे ज्यादा किसी चीज की अमाउंट है तो सीधे तौर पे नशीले पदार्थों का है। तो उसके ऊपर जो नकेल कसी गई है, इसका एक अच्छा कदम हम देख सकते हैं, सीधा सीधा असर पंजाब इलेक्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो पंजाब में सबसे पहले तो 1140 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है कि जहां पे सेंसिटिव स्पॉट्स है, उन जगहों को, और इन आंकड़ों को हर रोज रिवाइव किया जा रहा है कि इन एरियाज में इन सब चीजों की ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे फिर दारू की बात की जाए, हम लोग उनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर बात करते हैं कि लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं या फिर हम कहें जो माहौल बिगाड़ते हैं, सीधे तौर पर शरारती तत्व जिनको क्लासिफाई किया गया है, तो 2555 लोग हैं वो। उनमें से अगर हम कहें कि 1426 को अरेस्ट भी या फिर हम कहें कि उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है और वहीं बचे हुए लोगों पे भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं हथियारों की। हथियारों को लेकर हम कहें कि एक मेजर कदम उठाया गया था कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ही हम कह सकते हैं कि हथियारों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया गया था। रजिस्टर्ड हथियारों की हम बात करें तो पंजाब में 3,90,000 के करीब अगर हम कहें कि रजिस्टर्ड हथियार है, जिसमें से 3,70,000 के करीब हथियार वापस आ चुके हैं। तो वहीं 41 इलीगल या फिर हम कहें कि गैर लाइसेंसी हथियार भी सीज किए गए हैं। तो ऑल ओवर इलेक्शन कमीशन ये कोशिश कर रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो कदम है वो प्रॉपरली हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, ना ही पैसा, ना ही किसी तरह के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करके खुद को एक तरफ से इलेक्शन में आगे ला सके। क्योंकि देखिए आपको पता है कि कल से अगर हम सीधे तौर पे कहें कि नॉमिनेशन फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि अब सबसे ज्यादा हमें इन सब चीजों का जोर दिखना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट अब लगभग हर पार्टी अनाउंस कर चुकी है और हर एक कैंडिडेट चाहता है कि उसका दबदबा दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा हो। तो इसमें कुछ कैंडिडेट्स अनफेयर मीन इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हैं, पर इलेक्शन कमीशन की इस नकेल से काफी कैंडिडेट जरूर घबराएंगे किसी भी तरह के अनफेयर मीन का इस्तेमाल करने से। जी बिल्कुल अमित, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी मात्रा में कार्रवाई ये की गई है, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जो लोग अभी बचे हुए हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनको भी काबू में किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिस तरीके से साफ तौर पर इस बात को कहा गया है। लेकिन जिन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों को काबू में किया गया है या जो सामान अभी तक बरामद हुआ है, क्या किसी पार्टी से इलेक्शन कमीशन को लिंक होने के कोई सबूत मिल पाए हैं अभी तक? जी देखिए, इसको लेके हमने खुद इलेक्शन ऑफिसर से बात की थी, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बोला कि जो चीजें हैं काफी बड़ी क्वांटिटी में है और हर एक डिपार्टमेंट अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बेस पे करेगा कि इलेक्शन कमीशन एज सच किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता सीधे तौर पे कि जब तक कोई, अगर हम कहें, पुख्ता रिजल्ट नहीं आता। क्योंकि अगर वो उससे पहले किसी का नाम डिस्क्लोज करता है तो उसे फेवरिज्म भी दिखाया जा सकता है और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे इसका असर हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने सीधे तौर पे ये चीज स्पष्ट कर दी है कि जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट्स अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे और जब एंड रिजल्ट जो दोषी है जब वो पाया जाता है तब उनका नाम डिस्क्लोज किया जाएगा। पर सिर्फ हेरसे पे वो किसी का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, क्योंकि कई बार चांसेस ये होते हैं कि किसी ना किसी को बदनाम करने के लिए भी कई बार ये कदम उठाए जाते हैं और अगर सिर्फ बदनामी के लिए ये किया जाता है तब इलेक्शन कमीशन उसका हिस्सेदार नहीं बना जाता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ सबूतों पे काम करता है और जब इलेक्शन कमीशन कोई स्टेप उठाता है तो बिल्कुल मजबूत होगा और जिस पर भी जो गाज गिरेगी, अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन जरूर करेगा, ये उनका कहना था। बिल्कुल अमित, आपने एक जिक्र किया कि जिस तरीके से नाकेबंदी का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है और सारे नियम और कानून का पालन कराने की भरपूर कोशिश भी कर रहा है, जगह जगह नाकेबंदी की गई है। ऐसे में अगर ये देखा जाए तो जो आचार संहिता है उसको किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी के दल के नेता हों या उनके जो लोग हों वो इसको ब्रेक ना कर पाए, ऐसे में किस तरीके की टीमों का और गठन किया गया है और क्या कुछ तैयारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो बेस नाकेबंदी इसलिए की गई है किसी भी तरह से बाहर से कोई भी इलीगल सामग्री ना आए, चाहे हम उसमें दारू की बात कर लें, ड्रग्स की बात कर लें या किसी भी चीज की बात कर लें, कैश की ही हम बात कर लें, क्योंकि कैश के ऊपर भी बाकायदा चेक किया जा रहा है कि बैंक से अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट निकलता है तो बाकायदा उसको बैंक्स की तरफ से जो टीम्स गठित की गई है जो बैंक से बातचीत करेगी कि आखिर इतना कैश किस व्यक्ति ने क्यों निकाला है। क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने कभी इसका 1/10 भी नहीं निकाला तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट निकाल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंस रखे जा रहे हैं कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, ताकि कोई भी किसी और का नाम लेकर एटलीस्ट
पैसे का दुरुपयोग ना कर सके। तो ये होगी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम कह सकते हैं टीम लोकल लेवल पे मॉनिटरिंग के लिए वैन्स निकाली गई है, जिनका सीधा प्रसारण खुद पंजाब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाता है। अगर हम कहें कि सीसीटीवी वैन्स हैं जो 360 व्यूज लेती हैं, जो पूरे पंजाब में घूम रही है। हर एक जिला, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वैन है जो हर स्पॉट पे जाके, जहां पे एक कैंडिडेट है वहां पे एक वैन है, वो वहां पे एग्जैक्टली राउंड लगाते हैं, चेक करते हैं कि कहां पोस्टर्स लगे, कहां बैनर्स लगे, जहां कंप्लेन है। और अगर देखिए ये लाइव मॉनिटरिंग है, बाकायदा इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस अगर हम कहें कि यहाँ पे पंजाब इलेक्शन है, तो वहां पे उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। और अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत होता दिखता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये नहीं कि कंप्लेन जाएगी या रजिस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमीशन खुद तुरंत एक्शन ले लेगा अगर उनके लाइव पे उन्हें कुछ भी गलत होता दिखता है, चाहे अलाउड से ज्यादा भीड़ हो, चाहे कहीं पे रैलियां हो, चाहे किसी तरह का जिस चीज की इजाजत नहीं है वो चीज होती है दिखती है, तो इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्शन लेगा। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम कहें कि जगह जगह वैन्स निकली हुई है जिनका सीधा प्रसारण अगर हम कहें खुद इलेक्शन कमीशन के पास है, तो आप देख सकते हैं कई नए स्टेप्स, कई सख्ताइयां। वैन्स की बात करूं तो पहले जहां ये हर डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल नहीं था, पर इस बार उनकी गिनती बढ़ाई गई और इस बार हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम कह सकते हैं कि वैन्स इस बार मौजूद है और इनका सीधा टेलीकास्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में है, उनके अपने वॉर रूम में, जहां पे वो पल पल की चीजों पे निगरानी रख रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता चंडीगढ़ से। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से पुख्ता बंदोबस्त कर रखा है और जिस तरीके से पूरी तरीके से तैयारी कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का नेता या किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसी सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 74.90 करोड़ रुपए की वस्तुएं अब तक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से जब्त की हैं और जबकि 1426 व्यक्तियों पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी कार्रवाई बता रहा है इलेक्शन कमीशन। और आचार संहिता जो लागू है उसके उल्लंघन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी को लेकर के 74.90 करोड़ रुपए की वस्तुएं भी अब तक जब्त कर चुका है इलेक्शन कमीशन। तो उधर मुंबई के ताड़देव इलाके में कल लगी भीषण आग मामले की जांच के लिए बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी जोन 2 के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की निगरानी में काम करेगी। इस कमेटी में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के अलावा डी वार्ड के सहायक आयुक्त, मुख्य अभियंता, उप मुख्य अभियंता और उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शामिल किया गया है। यह कमेटी 15 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट बीएमसी कमिश्नर को सौंपेगी। और इतना ही नहीं, इस हादसे से सबक लेते हुए बीएमसी ने अग्नि निरोधक उपायों को लेकर लापरवाही बरतने वाली 223 इमारतों को भी नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक अपनी जांच के दौरान यह कमेटी आग लगने के कारणों, आग की चपेट में आने से हुई 6 लोगों की मौत मामले की जांच करेगी। और इसके साथ ही यदि इमारत के मंजूर लेआउट में कोई अनाधिकृत परिवर्तन हुआ है तो इसकी भी जांच यह कमेटी करेगी। दरअसल बीएमसी समय समय पर मुंबई में मौजूद ऊंची इमारतों और उनमें अग्नि निरोधक उपाय योजना की जांच करती रहती है और अगर कोई लापरवाही मिलती है तो कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि ताड़देव इलाके की कमला इमारत में लगी आग मामले की प्राथमिक जांच में फायर सिस्टम बंद होने की जानकारी भी सामने आई है और जिसको लेकर बीएमसी की खूब किरकिरी हुई है। ऐसे में जांच समिति का गठन करने बीएमसी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने में अब जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अगर इस कमला बिल्डिंग का जिक्र किया जाए, जो कल आग लगने की एक बड़ी घटना घटी है, 20 मंजिला इमारत है ये और जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है, तमाम लोग घायल भी हो गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये बड़ी घटना घटी, बड़ा हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि अब एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगा और क्या सच्चाई है उसको उजागर करेगा। और क्या कुछ जानकारी और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से ताड़देव इलाके के कमला बिल्डिंग में, इसमें मंजिल वाली बिल्डिंग में 18वें फ्लोर पे आग लगी थी, उसमें 6 लोगों की मौत हुई है जिसमें 7 लोग अभी भी गंभीर घायल है। इस पूरे मामले को लेकर आयुक्त
कृपाल सिंह चहल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 5 सदस्यीय टीम शामिल होगी। यह टीम बीएमसी उपायुक्त के निर्देशन पे काम करेगी, जिसमें फायर ब्रिगेड के अधिकारी, इंजीनियर और बिल्डिंग इंजीनियर के अलावा जो है डी वार्ड के अभियंता मौजूद रहेंगे, जिसमें यह जांच की जाएगी कि किस तरह से बिल्डिंगों में आग लगने का कारण माना जाता है। और ज्यादातर वह बिल्डिंगें हैं जिसमें फायर सिस्टम काम नहीं करता। इस तरह की जानकारी के बाद 223 बिल्डिंगों के जो प्रबंधन को जो है नोटिस दिया गया है कि इस तरह की लापरवाही जो हुई है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव में इसके ठीक किया जाए, अन्यथा इस पर एक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। फिलहाल आयुक्त ने कहा कि 15 दिनों में यह रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। सत्यप्रकाश, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अग्निशमन विभाग की भी जो है वो त्रुटियां थी, वो कमी थी, तो अब उस पर भी कहीं न कहीं मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है, डैमेज कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है बीएमसी के द्वारा। क्या कुछ मामले में जो कमी सामने निकल करके आई है वो थी? बिल्कुल योगेश जी, देखिए कमला बिल्डिंग में जो आग लगी थी इसमें साफ बातें सामने आई है कि बिल्डिंग का फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इस वजह से आग जो है भड़क गई और लग गई। दूसरी तरफ बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग जो बिल्डिंग बनाने की परमिशन देते हैं, जबकि हमारे पास सिस्टम रहता है कि 160 फीट ऊंचाई तक हम अग्नि बुझा सकते हैं, लेकिन बिल्डिंगों को बनाने की परमिशन 240 250 तक दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर जब हमारे पास सिस्टम नहीं है तो आगे ऊपर बिल्डिंगें बनाने के मतलब गगनचुंबी बिल्डिंगें जो बनाई जाती है उसकी परमिशन क्यों दी जाती है? तो इस पे भी एक जो है नजर डाली जाएगी कि किस तरह से कहां से त्रुटियां हो रही है। दूसरी बात, जब एक बार बिल्डिंग के बनाने की ओसी दे दी जाती है उसमें किसी तरह का परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है इसकी भी देखरेख की जाती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है स्टेयर केस में जो फायर सिस्टम लगाया जाता है उस स्टेयर केस को जो है इंक्रोचमेंट कर लिया जाता है, जिसमें फायर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इस पर भी नजर रखी जाएगी। तो तमाम जो त्रुटियां हैं, क्योंकि जिस तरह से कमला बिल्डिंग में आग लगी, 6 लोगों की मौत हुई, उसमें जो है अब डैमेज कंट्रोल के लिए बीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि आगे से इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की बातें सामने न आए, उसको लेकर बीएमसी काम कर रही है। सत्य प्रकाश, एक और यहाँ पर दरअसल जिस तरीके से सवाल खड़ा होता है कि क्या इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बहुमंजिला इमारतें होती हैं, बीएमसी की तरफ से जिस तरीके से अब डैमेज कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, अगर ये लापरवाही जो होती हैं सामने आती हैं और अक्सर जो घटनाएं घटती हैं इनको काबू पाना है इन पर, तो क्या अग्निशमन अधिकारियों द्वारा, अग्निशमन विभाग द्वारा क्या इनका समय समय पर निरीक्षण नहीं करना चाहिए? क्या ये समय समय पर निरीक्षण या नहीं करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा आपने बताया कि बिल्डिंग का जो लेआउट होता है उसमें भी समय समय पर कहीं ना कहीं बिल्डर्स जो होता है वो अपने सुविधा के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो कहीं जो अग्निशमन यंत्र हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या ऐसी बिल्डिंगों का ये निरीक्षण करते नहीं है, केवल दफ्तरों में भी बैठे नजर आते हैं? बिल्कुल योगेश जी, देखिए एक नियम बनता है कि जब किसी बिल्डिंग को आप ओसी देते हैं तो समय समय पर उस बिल्डिंग की निगरानी करनी पड़ती है, फायर सिस्टम द्वारा हो या इंजीनियर द्वारा हो। लेकिन मिली जुली जो है कार्रवाई के दौरान ये सारी चीजें रह जाती है, जब आग लगती है तब ये बातें सामने खुल के आती है। ठीक वैसा ही कमला बिल्डिंग में हुआ है कि इन अधिकारियों की मिली जुली के चलते जो है आग लगने की घटना सामने आई। अब 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल सरकार ने उन्हें राहत कोष की तरफ से 5-5 लाख रुपए का जरूर मुआवजा दिया है, लेकिन इनकी जिंदगियां चली गई है। सबसे अहम बात योगेश जी, एक और बातें सामने आई है कि उसमें से एक शख्स अभी भी गायब है, उसकी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है, जिसका नाम कंथारिया है। एक ही परिवार के 3-4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कंथारिया नाम का शख्स अभी भी गायब है। परिवार का आरोप है कि उसका पता ही नहीं है कहाँ है। उसके भाई ने बताया है बीएमसी आयुक्त चहल को, वह माँ के साथ रहता था, लेकिन मां की मौत के बाद अचानक से उसका गायब हो जाना एक संदेहास्पद स्थिति है। तो जो आंकड़े 7 लोगों की मौत के बताए जा रहे थे वो आंकड़े अभी 6 है, लेकिन एक शख्स कहां गया उसकी जानकारी के लिए अभी बीएमसी लगातार खोजबीन कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से 5 सदस्यों वाली जांच कमेटी का अब गठन किया गया है, कमला बिल्डिंग में दरअसल आग लग गई थी कल, और उसी मामले में 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई लोग झुलस भी गए हैं और ऐसे में अब बीएमसी द्वारा डैमेज कंट्रोल भी करने की बात की जा रही है और ये 5 सदस्यों वाली टीम गठित करके पूरे मामले की जांच करेगी ये टीम।
और राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।